नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से मुलाकात की। 4100 करोड़ की 4 सड़क परियोजनाओं को केंद्र से मांगी स्वीकृति। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। अंकिता भंडारी मामले से जुड़े 2 मुकदमे दर्ज। हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगी जानकारी। हरिद्वार कुंभ समेत 105 घाटों पर गैर हिंदुओं की नहीं होगी एंट्री। देश में पहली बार लागू होगा समान धार्मिक वॉयलेंस। उत्तराखंड में एआई से यातायात प्रबंधन की तैयारी। आईटीडीए तैयार कर रहा है पीओसी। उत्तराखंड में दूसरे राज्य वालों को भी सूची में नाम खोजना होगा। आसान वोटर लिस्ट को भी लिंक करेगा आयोग। देहरादून हरिद्वार समेत कई जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। मैदान में छाया रहेगा कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबरें विस्तार से। खबर ऊखीमठ से है, जहां जनवरी माह के प्रथम सप्ताह गुजर जाने के बाद भी तुंगनाथ घाटी में मौसम के अनुकूल बर्फबारी न होने से स्थानीय पर्यटन व्यवसाय खासा प्रभावित होने के साथ स्थानीय व्यापारियों का खासा नुकसान भी हो रहा है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से सैलानी तुंगनाथ घाटी तो पहुंच रहे हैं, मगर मौसम के अनुकूल बर्फबारी न होने की वजह से सैलानियों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। दिसंबर व जनवरी माह से बर्फबारी से लदे रहने वाले बुग्याल बर्फ विहीन होने से प्रकृति में रूखापन महसूस होने लगा तथा प्राकृतिक जल स्रोतों के जल स्तर पर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर हरिद्वार से, जहां परिवहन विभाग की पहल पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पतंजलि यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में एनसीसी व एनडीआरएफ का संयुक्त सहयोग रहा। युवाओं को प्रशिक्षित फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनाया जा रहा है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नेहा झा ने दी जानकारी। आपको बता दें, सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित सहायता पर जोर दिया गया है। प्रतिभागियों को गोल्डन आवर की महत्ता समझाई गई है। एनडीआरएफ की टीम ने फर्स्ट रिस्पांस का लाइव डेमो दिया है। सीपीआर, प्राथमिक उपचार और रक्त स्राव रोकने की तकनीकी सिखाई गई है। स्ट्रेचर एवं राहत कार्य का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया है। एनसीसी कैडेट्स और छात्रों ने उत्साह से इसमें भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने शपथ ली। वक्ताओं ने कहा कि प्रशिक्षण से कई जानें बचाना संभव होगा। नियम पालन, हेलमेट और सीट बेल्ट उपयोग की अपील भी की गई। धीरे धीरे से प्रेस करते हैं और फिर जब उसको सांस लेते हैं तो आप एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट एड क्या, जो आप सबसे पहले उसकी मदद कर रहे हैं। ये हम लोग जब रोड एक्सीडेंट होते हैं ना, तो उसकी स्टडी भी करते हैं। तो पूरी स्टडी में समझ में आया है गोल्डन आवर। किसी भी एंगल में क्या हो सकता है, लेटा हुआ हो सकता है और गिरा हुआ हो सकता है। सबसे पहले जो इसके पास बैठने का जो तरीका है वो क्या करना है, कभी भी आपने ऐसे नहीं बैठना है, क्योंकि अगर आप पब्लिक पैलेस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, किसी ने आपको धक्का मारा, आप उसके ऊपर गिर जाओगे। और क्या करती हूँ कि सड़क। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री के शिक्षा प्रेरित विजन एवं जिलाधिकारी समिन बंसल के प्रयासों से सीमांत क्षेत्र त्यूणी में सार्वजनिक पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पुस्तकालय की मरम्मत एवं फर्नीचर व्यवस्था हेतु 12 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से प्रथम किस्त के रूप में
1,20,000 रुपए जारी किए गए हैं। ये राशि जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के माध्यम से प्रदान की गई है। पुस्तकालय सुविधा के सशक्त होने से त्यूनी क्षेत्र के विद्यार्थियों को अध्ययन, ज्ञानवर्धन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध होगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड ने 3 साल बाद एक बार फिर से तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ उत्तराखंड की विपक्षी पार्टियां, सामाजिक संगठनों ने वीआईपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह उग्र प्रदर्शन किया, तो वहीं अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने उत्तराखंड की जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि आगामी 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद करते हुए उत्तराखंड की बेटी को उचित न्याय दिलाने के समर्थन में उत्तराखंड बंद में अपनी भूमिका अदा करें। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार वीआईपी को बचाने का लगातार प्रयास करे। उन्होंने आगामी 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि अंकिता मेरी बेटी नहीं, आप सबकी बेटी है। मेरी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग मेरा सहयोग करें। उन्होंने भाजपाइयों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लोग वीआईपी को लगातार बचा रहे हैं। संगठनों द्वारा 11 जनवरी को जो बंद का आह्वान किया गया, मैं सभी व्यापार संघ और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस दिन बंद का आह्वान शांति ढंग से रखें। और सरकार द्वारा अगर ऐसा सीबीआई की जांच नहीं रखी तो 11 तारीख के बाद एक उत्तराखंड में जन आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो अपनी समस्त उत्तराखंड की जनता से, विशेषकर मातृशक्ति से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी भी बेटी थी। और जब तक वीआईपी का पता नहीं पड़ा तब तक आपने इसी तरह संघर्ष करना है और संघर्ष करना है। और जिस तरह से वीआईपी का नाम सरकार द्वारा छुपाया गया है और वीआईपी का नाम अभी तक उजागर नहीं। अगली खबर की खबर देहरादून से, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड में नाम उछाले जाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का बड़ा पलटवार सामने आया है। दुष्यंत कुमार गौतम ने देहरादून के डलवाना आपका डालनवाला थाने में दर्ज कराई एफआईआर। इस दौरान साजिश के तहत बदनाम करने का उन्होंने आरोप लगाया। एफआईआर में सुरेश राठौर, उर्मिला सनावर के साथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कुछ अज्ञात लोगों के नाम उसमें दर्ज कराए गए। दुष्यंत गौतम का साफ बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि घटना के दिन ये आसपास हरिद्वार में मौजूद नहीं थे। आरोप पूरी तरीके से झूठे और मनगढ़ंत थे। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी मेरी बेटी समान थी। इस तरह के आरोप सोच से परे हैं और दुर्भावनापूर्ण है। बीजेपी नेता का दावा है कि सोची समझी रणनीति के तहत उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। मामला अब कानूनी जांच के दायरे में है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर के बाद सियासी हलकों में हलचल भी तेज हो गई है। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है।
अगली खबर हरिद्वार से है, जहां अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने जो लंबे समय से सार्वजनिक रूप से गायब थीं और अब सोशल मीडिया पर अचानक सामने आ गई हैं। करीब एक सप्ताह तक चुप्पी साधे रहने के बाद अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि वह अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी के सामने पेश होने को तैयार हैं। उर्मिला का दावा है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो जांच की दिशा बदल सकते हैं। अगर यह सबूत प्रमाणित हुए तो किसी बड़े वीआईपी चेहरे से पर्दा उठ सकता है। वायरल ऑडियो केस और पुराने मुकदमों के चलते आपको बता दें, पुलिस लगातार उनकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अब सबकी नजर एसआईटी और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान चलाया जा रहा। सरकार का दावा है कि अब तक 216 शिविरों में 1,44,000 से अधिक लोगों को सीधा लाभ व 18,360 शिकायतों में 13,068 का निस्तारण किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस इस अभियान को भाजपा का महज आगामी चुनाव के लिए टारगेट सेट करना कह रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार के ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों से कांग्रेस बौखला गई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत प्रदेश के अनेकों लोगों को लाभ मिल रहा है। इसको देखकर कांग्रेस हताश है, जिसके कारण कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाने का कार्य कर रही है, साथ ही राजनीतिक माहौल को भी खराब कर रही है, जिसका भाजपा प्रतिकार भी करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने ऐसे ऐतिहासिक फैसले इस उत्तराखंड में किए हैं जिसकी वजह से कांग्रेस बौखला गई है। और अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो 17 दिसंबर से लेकर के आगामी 45 दिनों तक जो जन जन की सरकार है, जन जन के द्वार कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार जो अंतिम छोर पर अंतिम बैठा हुआ व्यक्ति है, जो अपने समस्याओं के निदान के लिए मुख्यालय में नहीं जा सकता है, सरकार उसके द्वार तक पहुंच रही है। और इसके कारण से जो अभी तक हमारे शिविर लगे हैं न्याय पंचायतों में, जो 23 विभाग उसमें जाने हैं, तो उसके कारण से अनेकों लोगों को इसका लाभ मिला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर डोईवाला से, जहां आपको बता दें, नगरपालिका में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब नाराज सभासदों ने नगरपालिका परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सभासदों ने पालिका अध्यक्ष पर बोर्ड बैठक की अवमानना करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि निरस्त किए गए प्रस्तावों को भी शामिल कर दिया गया है। धरने पर बैठे सभासदों ने कहा कि बोर्ड बैठक की अनदेखी करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। मैंने पहले भी अभी बताया था कि हम 12 तारीख को बोर्ड की बैठक हुई थी, हम सभी सभासदों ने उसके बाद बोर्ड अध्यक्ष जी से मिले थे और हमने उनके सामने ये बात भी रखी थी कि जो बोर्ड की बैठक में जो प्रस्ताव रिजेक्ट हुए हैं उन्हें दोबारा उसमें प्रोसीडिंग में ना लाया जाए। देखिए, सभी मीडिया कर्मियों को हम बता चुके हैं, आपको भी वही बता रहे हैं कि हमारी जो बोर्ड बैठक हुई थी 12/11/2025 में, उसमें जो प्रस्ताव सबमिट किए गए थे, उस प्रस्ताव ऐसे थे कि कई जनहित के मुद्दे हमने कहा थे सर्वोपरि होने चाहिए। पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे क्षेत्रवासियों की, उन पर कार्य किया जाना चाहिए, न कि अन्य चीजों पर। तो उसके उपरांत भी हमने 4 नवंबर को एक लेटर, 4 दिसंबर को एक लेटर माननीय अध्यक्ष और अध्यक्ष महोदय को दिया था कि जो अस्वीकृत प्रस्ताव है अस्वीकृत किया जाए, स्वीकृति न दिखाई जाए उनकी। कल भी बैठोगे? अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए डोईवाला क्षेत्र से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर सुसवा नदी बाजावाला में अवैध खनन की निगरानी कर रही माइनिंग टीम पर हमला किया था। इस घटना में फ्लाइंग इंचार्ज गुडरू लुरू सुमन घायल हो गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त हरजीत सिंह उर्फ
उर्फ नानू को लच्छीवाला के पास से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। अगली खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार बहादुराबाद पुलिस ने सेल्समैन से लूटी हुई आपको बता दें हुई लूट का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी श्रवण गिरी पुत्र रमेश गिरी निवासी दुखचड़ा सहारनपुर और प्रणव पुत्र सुभाष सैनी निवासी धनौरा सहारनपुर। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से नकदी 4,06,000 रुपए लूट के पैसे से खरीदा गया 40,000 का मोबाइल, एक अवैध तमंचा, 315 बोर मय जिंदा कारतूस और सिडकुल क्षेत्र से चोरी की गई मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद की गई है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर खडीमा से है, जहां भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें एसएसबी ने खडीमा क्षेत्र के सुंदरनगर में गश्त के दौरान 9.2 ग्राम स्मैक के साथ एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कार्रवाई के दौरान झनकैया पुलिस के जवान भी संयुक्त रूप से शामिल रहे। शनिवार को एसएसबी 57वीं वाहिनी के कमांडेंट मनोहर लाल के नेतृत्व में एसएसबी के जवान झनकैया पुलिस के साथ सीमा क्षेत्र में नियमित गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सीमा चौकी मेलाघाट एवं उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त टीम को सूचना मिली कि सीमा क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय हैं। सूचना के आधार पर संयुक्त गश्ती दल का गठन कर सुंदरनगर क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया गया। अगली खबर लक्सर से है, जहां सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। मंगलवार को आरटीओ की टीम ने नगर के मुख्य मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले दर्जनों वाहनों के चालान काटे हैं। परिवहन विभाग की ये कार्रवाई शिव चौक से लेकर बालावली तिराहे तक चलाई गई। टीम ने चेकिंग के दौरान छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहनों को रोककर उनकी बारीकी से जांच की। अभियान का मुख्य फोकस वाहनों की फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट की अनिवार्यता, ओवरलोडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर रहा। मौके पर मौजूद एसआई राकेश थपलियाल ने बताया कि क्षेत्र में हाल के दिनों में सड़क हादसों के ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है। कई वाहन चालक लापरवाही से वाहन चला रहे थे, जिससे न केवल उनकी जान को खतरा बल्कि छोटे वाहनों और पैदल चलने वालों को भी भारी क्षति पहुंच रही है। इसी लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए विभाग द्वारा समय समय पर ऐसे औचक निरीक्षण किए जाते हैं। लगभग 15 चालान कर दिए हैं और ये लगातार ये लक्सर क्षेत्र में चेकिंग अभियान जारी रहेगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम 4 बजे तक लक्सर क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाएं और अधिक से अधिक जो नियम के विरुद्ध जो वाहन चल रहे हैं उनके खिलाफ हम चालानी कार्रवाई कर सकें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड का एक बार फिर सूबे की सियासत के साथ सड़कों पर उबाल देखने को मिल रहा है। न्याय की मांग को लेकर आपको बता दें उत्तराखंड एकता मंच ने नगर में जन रैली निकालते हुए तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों खासकर महिलाओं में नाइंसाफी के प्रति गुस्सा और आक्रोश दिखाई दिया। महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर जुबान से जबरदस्त नारेबाजी करती रहीं, जिससे उनकी आंखों में भी आक्रोश दिखाई दिया। आपको बता दें प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने मामले की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने सहित वीआईपी सहित साक्ष्य मिटाने वालों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की है। जब हमारे पे इस जनता का वो आक्रोश है तभी यहाँ पहुंचे हुए। हम न्याय चाहते हैं, सिर्फ न्याय चाहते हैं। हमें किसी की कुर्सी नहीं चाहिए, किसी की सत्ता नहीं चाहिए, किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे आत्मा सलामत है। हम अपनी कमाई से खाते हैं, अपने बच्चों को अपनी कमाई से पालते हैं, अपनी मेहनत से पालते हैं। और जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको भी हम नहीं बिठा रखा। कम से कम जनता का सम्मान उसमें तो करो कि उनके दरवाजों पे हम भीख मांगने जा रखे हैं। अंकिता भंडारी कांड में एक वीआईपी का नाम पहले से ही चल रहा था, लेकिन उसे जो है
मीडिया के माध्यम से सरकार ने दबा दिया और धामी जी जो धाकड़ धामी जी कहलाते हैं वो धाकड़ क्या पिचकू धामी हो गए, उन्होंने उसको बचाने के लिए। हमारा उत्तराखंड एकता मंच और संपूर्ण उत्तराखंड और सर्व समाज के लोग भी इसमें शामिल है। सर्वधर्म इसमें सब कोई पहाड़ प्लेन नहीं है, सबकी बहन बेटियां हैं और सबका एक ही नारा 2027 में सरकार को उखाड़कर बाहर फेंकना, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड आंदोलन हमारी माँ बहनों ने शहादत बनाकर दिया, किसी खैरात में नहीं दिया। और आज उत्तराखंड बना इन्हीं महान बेटियों ने, इन्हीं बेटियों ने, इन्होंने माओ ने, और आज उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मंच वाले आए थे, उसमें आपका अंकिता भंडारी का केस है, उसमें सीबीआई से जांच और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करना और साथ ही साथ सभी लोगों का नाम, कितना भी लोगों का नाम आ रहा है वो पब्लिक डोमेन में लाना। और तीसरी मांग ये था कि कुमाऊनी और गंडवाली में महिला सुरक्षा के दृष्टिगत महिला लोगों को ही ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। ये 3 मांग थी और इनका ज्ञापन मैंने लेते हुए सीएम साहब का ऑफिस तक, कार्यालय तक हम भिजवा देंगे और यही 3 मांग थे इनका मेन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कोटद्वार से, जहां चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में संघर्ष समिति के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार पर वीआईपी को बचाने का आरोप लगाया। साथ ही पूरे हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच न कराए जाने तक चुप नहीं बैठने की बात कही गई। आपको बता दें कि उर्मिला सनावर के खुलासे के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की सियासत में भूचाल आ गया। विपक्ष सहित विभिन्न संगठन अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं। देख रहे हैं कि 3 साल से हम लोग सड़कों पे हैं और उत्तराखंड की बेटी और हम सब की बेटी अंकिता भंडारी के लिए हम न्याय की गुहार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में बिल्कुल भी जू नहीं रेंग रही है। वो कुंभकर्ण या नींद में सो रखी है और अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। आप ये बताइए, केस तो कागज की तरह साफ था एकदम, इसमें सब कुछ सबको पता था किस वीआईपी की वजह से ये दुष्कर्म हुआ था, किस वीआईपी को विशेष सर्विस देने के लिए ये काम किया गया था, सबको पता है। लेकिन फिर भी इन्होंने शुरू से ही केस को दबाने की कोशिश करी है। 2022 से ये केस चल रहा है, आप ये लगा लो। अगर 2022 से अब इतने साल हो गए, 26 आ गया, अभी तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला है। अगर ये चाहते तो इसे शुरू में ही न्याय दे सकते थे। जानने का समय आ चुका है और क्योंकि आपके पास पुख्ता सबूत हैं, आप इधर उधर की बातें न कर ये बता कारवा किसने लूटा है। और हम जानना चाहते हैं आज कि जब उर्मिला सनावर कह रही है और उसके साथ अन्य तथाकथित लोग सीधे सोशल मीडिया और अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहने पर विवश हो चुके हैं कि कहीं न कहीं इन व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का काम जिसने भी किया है उन्हें आज कटघरे में खड़ा क्यों नहीं किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।